ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो फू चेन को देखते हैं, जो कि एक आदमी को मार रहा था क्योंकि उसने उसकी वाइफ सैनवान को मार डाला है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वान के अंकल ही थे, जो कहते हैं कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वान तो मर चुकी है। चैन कहता है कि मैं पूरी सैन फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर वान की सोल ये सब कुछ देख रही थी। वो सोच रही थी कि मेरी अपनी फैमिली ने मेरे साथ ये सब किया और जिस पर्सन से मैं दूर भाग रही थी वही मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। चैन वान की बॉडी के पास जाता है और उसके फेवरेट फ्लावर से आग लगाना स्टार्ट कर देता है। वान की सोल उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन चैन वान को किस करता है और उसके साथ जलने को रेडी था। और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। वान की सोल सोचती है कि अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं चैन के साथ जरूर रहूंगी। तभी अचानक वान की नींद खुल जाती है। वो सोचती है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। बाहर उसके अंकल मिस्टर सैन अपनी बेटी मिन से पूछते हैं कि क्या हुआ था बताओ। मिन बताती है कि मैंने गलती से वान को धक्का दे दिया और वान सीढ़ियों से नीचे गिर गई। 2 दिन से वान कोमा में थी और अभी भी उसे होश नहीं आया था। मिसेस सैन कहती है कि ये सब उसने जानबूझ के किया है ताकि उसे फू फैमिली में शादी न करनी पड़े। ये सुन के वान को याद आता है कि ये 1 साल पहले का टाइम है जब उसकी शादी चैन से हुई थी। वो समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है। मिस्टर सैन कहते हैं कि अभी फू फैमिली उसे लेने आने वाली है, तो अब क्या करें। मिन कहती है कि बस बोल देना कि वो सीढ़ियों से गिर गई है। मिसेस सैन कहती है कि ये कोमा में रहे यही ठीक है, जिससे इसे पता नहीं चलेगा कि इसके ग्रैंडपा जो विला और हॉस्पिटल इसके लिए छोड़ के गए थे वो हमने बेच दिया है। जो सुनकर वान सोचती है कि इन लोगों ने कभी मुझे अपनी फैमिली नहीं माना। नेक्स्ट सीन में फू फैमिली के बटलर वान को लेने के लिए आए थे। मिस्टर सैन उन्हें बता देते हैं कि वान गिर गई थी, अभी उसे होश नहीं आया है। बटलर कहते हैं कि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। देन वो वान के गिफ्ट जो कि चैन के ग्रैंडपा ने दिए थे वो उन्हें देते हैं। उन्होंने वान के लिए एक पर्सनल कार्ड भेजा था जिसमें कोई लिमिट नहीं थी और सिटी के वेस्ट में 2 विलास उसके नाम पर करवा दिए थे। ये देख के मिसेस सैन और मिस्टर सैन खुश हो जाते हैं। तभी वान आ जाती है। उसे देखकर मिसेस सैन पूछने का नाटक करती है कि तुम ठीक तो हो ना। वान कहती है कि आपको तो लग रहा होगा कि मुझे होश क्यों आ गया क्योंकि अब आप ये गिफ्ट नहीं रख पाएंगे। मिसेस सैन कहती कि तुम कैसे बात कर रही हो। वान कहती कि मैं मजाक कर रही हूँ और बटलर से कहती कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। बटलर कहते हैं कि आप फू फैमिली की यंग लेडी हैं, ये आपको ग्रैंडपा ने दिए हैं। मिस्टर सैन और मिसेस सैन भी उसे गिफ्ट लेने के लिए कहने लगते हैं। वान उन गिफ्ट्स को ले लेती है और कहती है कि मुझे भी तो फू फैमिली को कुछ देना होगा। वो मिस्टर सैन से कहती है कि मेरे ग्रैंडपा जो हॉस्पिटल और विला छोड़ के गए थे मेरे लिए, वो ठीक रहेगा ना देना। देन वो बटलर के साथ चली जाती है। मिन कहती है कि वो सब गिफ्ट भी ले गई, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और मिस्टर सैन को तो टेंशन हो जाती है विला और हॉस्पिटल की। मीन कहती है कि क्या आप वापस उन्हें बाय करके इसे दे दें। मिसेस सैन कहने लगती है कि इसे तो 7 साल पहले ही मार देते तो अच्छा रहता। नेक्स्ट सीन में वान फू के घर आती है। सभी उसका वेलकम करते हैं। वान सोचती है कि अब मैं चैन से मिल सकती हूँ, इस लाइफ में हम अच्छे से रहेंगे। देन हम चैन को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बता रहा था कि उसकी वाइफ घर आ चुकी है। चैन अपने डैड के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो भी घर पर है, लगता है वो आपकी शादी से खुश नहीं है। यहाँ पर चैन के डैड मिस्टर फू ग्रैंडपा से बात कर रहे थे। तभी वान भी वहाँ आती है। इधर असिस्टेंट चैन से कहते हैं कि मैं घर पर बोल दूंगा कि अब बिजी है, अभी नहीं आ सकते हैं। चैन कहता है कि रहने दो। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आप यंग लेडी से मिलना चाहते हैं। चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो चीज़ मेरे डैड को पसंद नहीं है वही मुझे पसंद है। इधर मिस्टर फू ग्रैंडपा से कह रहे थे कि मैं कैसे चैन की शादी एक सी सरनेम की लड़की से कर दूं, वो भी ऑर्फन है। सैन फैमिली ने उसकी टेक केयर की है इतने सालों तक। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मेरे फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है। मैं अपने ग्रैंडसन की शादी कभी भी करूँ, किसी से भी करूँ, तुम उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ग्रैंडपा उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वान ये सब सुन रही थी। फिर वो ग्रैंडपा से बात करने आती है। ग्रैंडपा उसे देख के काफ़ी खुश थे। तभी वहाँ पर एक लड़की जियांग लिली आती है। वान उसे देख के सोचती है कि पिछली लाइफ में ये भी चैन को लाइक करती थी। ग्रैंडपा लिली को वान से मिलवाते हैं, लेकिन लिली तो उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर बटलर बताते हैं कि यंग मास्टर आ रहे हैं। वान उससे मिलने जाने लगती है। लिली वान को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम पर चैन उसे पकड़ लेता है और देखता है कि वान रो रही है। वान कह रही थी कि मैं वापस आ गई हूँ। लिली को ये देख के गुस्सा आ रहा था। अब ग्रैंडपा सभी को लंच करने के लिए कहते हैं। लिली ग्रैंडपा को उनके पसंद का मीट सर्व करती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें याद है मुझे क्या पसंद है। तभी वान ग्रैंडपा को ये खाने से मना करती हैं क्योंकि उनका डाइजेशन ठीक नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने मुझे देख के कैसे पता किया कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है।
वान बताती है कि मैंने मेडिसिन की स्टडी की है, साथ ही मैंने अपने ग्रैंडपा के साथ 7 साल चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में भी सीखा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सच में मेरे फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर ही हो, वो भी ऐसा ही स्मार्ट था। लिली सोच रही थी कि इसे कुछ ज़्यादा ही पता है। लिली चैन को भी सर्व करती है, लेकिन चैन गुस्से में प्लेट चेंज कर देता है और वान को सर्व करने के लिए कहता है। वान उसकी प्लेट में खाना रख रही थी, लेकिन चैन उसके हाथों से ही खाना खा लेता है। ये देख के लिली गुस्से में कहती है कि इतने टाइम से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इस लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें फोर्स किया गया है ना, इसके साथ ग्रैंड वेडिंग तक नहीं की तुमने, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो। चैन कहता है कि मैंने ग्रैंड वेडिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे उन लोगों को नहीं बुलाना जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सीन में वान जब सो रही थी, उसके सपने में चैन आ रहा था। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर आती है। वो देखती है कि ग्रैंडपा चैन के रूम के बाहर खड़े हैं। डॉक्टर बता रहे थे कि चैन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वान कहती कि मुझे अंदर जाना है। ग्रैंडपा कहते हैं कि चैन नॉर्मल नहीं है, वो बहुत डेंजरस हो गया है। वान उन्हें समझाती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे ट्राई करने दीजिए। उसके इतना कहने पर ग्रैंडपा उसे जाने देते हैं। वान रूम में जाती है तो चैन बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। चैन को कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे कि वो अनकंट्रोल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो अपने हाथ की चेन भी तोड़ देता है। बॉडीगार्ड उसे पकड़ने आते हैं तो वो उन्हें भी मार देता है और वान का गला पकड़ लेता है। वान उससे कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन चैन उसकी बात नहीं सुन रहा था। वान उसे किस करने लगती है। चैन को भी कुछ याद आने लगता है। तभी वान एक नीडल चैन की बॉडी में चुभोती है और चैन होश में आ जाता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। चैन रूम में जा रहा था। वान उसके साथ जाती है और कहती है कि मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, इसके ख़त्म होने तक ध्यान रखना होगा। देन वान चैन के रूम में आती है और उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो वान उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। ट्रीटमेंट करते टाइम वो बताती है कि इससे ठीक होना तो मुश्किल है, लेकिन बीमार होने के कम चांस रहेंगे। अब वो चैन को रेस्ट करने के लिए कहती है। चैन पूछता है कि और तुम क्या करोगी। वान कहती है कि मैं भी रूम में जाके सोऊंगी, लेकिन जाते टाइम वो रुक जाती है क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में चैन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसलिए वो सोचती है कि चैन जब तक सो नहीं जाता तब तक उसके साथ ही रहेगी। अब वान अपनी पुरानी बातें याद करते हुए इमोशनल हो जाती है। तभी चैन के जागने पर वो सोने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन चैन उसके आंसू देख के सोचता है कि ये मेरे लिए रो रही थी क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग वान हॉल में आती है। उसे देखकर मिस्टर फू कहते हैं कि अभी अभी शादी हुई है और हमें इसके लिए वेट करना पड़ रहा है। मिसेस फू कहती है कि इसे क्या पता, रिच फैमिलीज के रूल। मिस्टर फू कहते हैं कि इसीलिए मैं ये शादी नहीं कराना चाहता था। तभी चैन वहाँ आ जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि हॉल में किसी को भी कैसे आने दिया तुमने। मिस्टर फू कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करते हैं। चैन कहता है कि आपने मेरी मॉम को 20 साल पहले ही मार दिया था और किसी और को मेरी मॉम बनाने के लिए लिया है, मैं कभी नहीं भूल सकता ये सब। वान मेरी वाइफ है, सभी को उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। देन वो वान को शॉपिंग के लिए अपना कार्ड देता है। नेक्स्ट सीन में वान मॉल की एक क्लोथ स्टोर में जाती है। उसे एक शर्ट पसंद आता है। वो उसे ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन स्टोर की वर्कर उसे देखकर कहती है कि तुम्हें इसे तभी ट्राई करना चाहिए जब तुम इसे अफोर्ड कर सको। वान कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी वहाँ पर वान की क्लासमेट साओ आती है। वो कहती कि तुम इस स्टोर में क्यों आई हो जब तुम्हें कुछ लेना ही नहीं है। वान साओ को टीज करने के लिए साओ के बॉयफ्रेंड को उसका डैड बोल देती है, जिससे साओ गुस्सा हो जाती है। वो वर्कर वान के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन वान कुछ नहीं कहती। साओ वो स्कर्ट ट्राई करने जाती है। उसके जाते ही उसका बॉयफ्रेंड वान से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं बाय करा सकता हूँ। तभी वान का बॉडीगार्ड आ जाता है। साओ भी अपने बॉयफ्रेंड को उसे कुछ भी बाय करके देने से मना करती है। वान उस स्टोर से सभी ड्रेसेस पैक करा लेती है, जिसका बिल 88 मिलियन बनता है, और साओ के बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुमने कहा था ना कि जो चाहिए बाय कर सकती हूँ, इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। वो कहता है कि कार्ड कार में है और वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर वो वर्कर कहने लगती है कि मैंने फालतू में इतनी मेहनत की, अब वो तो भाग गया, पेमेंट तो तुम दे नहीं पाओगी, क्या जरूरत थी मुझे इतना परेशान करने की। वान अपना कार्ड उसे देती है। वो लड़की पेमेंट करके वान से माफ़ी मांगने लगती है। वान वहाँ से बिना कुछ लिए चली जाती है। स्टोर का मैनेजर उस लड़की को जॉब से निकाल देता है। घर आके वान चैन को टाई दिखाती है जो कि वो उसके लिए लाई थी। चैन उसके क्लोज आता है और उसे पहनाने के लिए कहता है। वान सोचती है कि उसने प्रीवियस लाइफ में कभी भी चैन को टाई नहीं बांधी। चैन उसे अपने और क्लोज करता है, जिससे वान नर्वस हो जाती है और भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वान चैन का आज का ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है और अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन चैन उससे कहता है कि शादी के बाद अलग रूम में रहना ठीक नहीं है। वो वान को कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं करूँगा,
तो वान उसके रूम में ही सो जाती है। वो चैन को देख रही थी और चैन भी उसे ही देखे जा रहा था। नेक्स्ट डे मिस्टर सैन और मिसेस सैन वान से मिलने के लिए आए थे। घर की नैनी उन्हें बताती है कि यंग लेडी कल बिजी थी इसीलिए रेस्ट कर रही थी। मिसेस सैन उस पर ही गुस्सा करने लगती है। नैनी भी उन्हें जवाब दे देती है, जिस बात से गुस्सा होकर मिसेस सैन उन्हें थप्पड़ मार देती है। वो कुछ बोलती लेकिन मिन भी उन्हें थप्पड़ मार देती है। तभी वहां पर वान आती है और आते ही मिन को एक थप्पड़ लगाकर नैनी को मिसेस सैन को थप्पड़ मारने के लिए कहती है। नैनी मिसेस सैन को थप्पड़ लगा देती है। वान बताती है कि नैनी ने बचपन से ही चैन की केयर की है। अगर चैन को ये सब पता चला तो पता नहीं क्या हाल करेगा वो तुम्हारा। मिस्टर सैन कहते हैं कि हम तो फैमिली हैं, तुम ऐसा नहीं करोगी है ना। वो उसे उसके ग्रैंडपा का हॉस्पिटल और विला दे देते हैं। वान कहती कि अच्छी बात है, आपने मुझे जल्दी दे दिया और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिन जाते हुए बताती है कि वो मैंग फैमिली की यंग लेडी बनने वाली है, तो वान ज़्यादा एटीट्यूड न दिखाए, ये बोलकर चली जाती है। यहाँ पर वान नैनी को एक सोप बताती है चैन के लिए। थोड़ी देर बाद वान खुद ही चैन के लिए सोप लेकर जाती है। तभी उसका पैर फंस जाता है। वो गिरने वाली थी लेकिन चैन उसे संभाल लेता है। चैन वान को और क्लोज कर लेता है। तभी वान देखती है कि चैन लाइव मीटिंग कर रहा है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन अपने बॉयफ्रेंड मेंग साओ के साथ घूम रही थी। तभी वो किसी कार से टकरा जाता है। ये कार वान की थी। मिन कहती कि ये लड़की बहुत एटीट्यूड वाली है। साओ से बात करने जाता है लेकिन वान को देखते ही सोचता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। वान कहती है कि रेड लाइट तुमने नहीं देखी और मुझे टक्कर मार दे। साओ कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। वान अपने बॉडीगार्ड को बुला लेती है लेकिन साओ कुछ लोगों को बुला के खुद को छुड़ा लेता है। मीनू से कहने लगती है कि तुम उसे मारने वाले थे, उसके साथ कुछ क्यों करना चाहते हो, मैं यहाँ पर हूँ ना। साओ उसे साइड करता है और वान को किस करने वाला था। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है। साओ कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे डैड तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। चैन का असिस्टेंट कहता है कि मेंग फैमिली कितनी भी रिच हो, फू फैमिली के सामने कुछ नहीं है। तभी मिन कहने लगती है कि फू फैमिली के यंग मास्टर को तो बीमारी है ना, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। साओ सोचता है कि ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। थोड़ी देर में साओ के डैड मिस्टर मैंग वहाँ आ जाते हैं और साओ को एक थप्पड़ लगा के कहते हैं कि तुमने फू ग्रुप के प्रेसिडेंट को अपसेट किया है। मिस्टर मैंग भी घुटनों पर बैठकर चैन से माफ़ी मांगने लगते हैं। चैन कहता है कि कोई और होता तो माफ़ भी कर देता, लेकिन मेरी वाइफ को परेशान करने के लिए मैं सारी पार्टनरशिप ख़त्म करता हूँ। जो सुनकर मिस्टर मैंग की तो तबीयत ही ख़राब होने लगती है। मैं सोच रही थी कि फू ग्रुप का प्रेसिडेंट इतना हैंडसम है, अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं ही इससे शादी कर लेती है। वान मिन को सिस्टर बोलती है। साओ मिन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारी सिस्टर है। नेक्स्ट सीन में चैन वान को घर ला रहा था। वान कार में ही सो जाती है। चैन उसे रूम तक उठा के ले जाता है और बेड पर लिटा देता है, लेकिन वान उसे जाने नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि यही रहो, मुझसे दूर मत जाओ। चैन उसके पास बैठ जाता है। वान उसे हक करके कहती है कि इस लाइफ में हम हमेशा साथ रहेंगे। चैन सोचता है कि शायद आज जो कुछ भी हुआ उससे वान थोड़ी डर गई है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा वान और चैन के लिए सूप रेडी कराते हैं और कहते हैं कि अब मुझे जल्दी से एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। जो सुन के वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रूम में जाके वान जब सावर लेकर आती है तो चैन उसे बेड पर लिटा देता है। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी वान कहती कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। जो सुनकर चैन बाहर आ जाता है और वान के लिए ब्राउन शुगर वाटर लाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैन को मिस्टर मैंग का कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मीन कहती है कि अब हम क्या करें। मिस्टर सैन कहते हैं कि वान से माफ़ी मांग लो, वही तुम्हें बचा सकती है। थोड़ी देर बाद वो वान से मिलने आते हैं। वान के बॉडीगार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं। मिस्टर सैन और मिसेस सैन उन पर गुस्सा कर रहे थे। वान नैनी को उनके पास भेजती है। मिस्टर सैन को लग रहा था कि नैनी उन्हें लेने आई हैं, लेकिन नैनी उन सभी को मारने लगती है। ये देखकर मिस्टर सैन और मिसेस सैन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इतने में वान भी वहाँ पर आ जाती है। मिस्टर सैन कहते कि मुझे पता है कि तुम हमें इग्नोर नहीं करोगी क्योंकि हम एक फैमिली है। वान कहती है कि मैं सैन फैमिली से रिश्ता ख़त्म करने आई हूँ। मिसेस सैन कहती है कि सैन फैमिली ने तुम्हें इतने सालों तक पालने में इतनी मेहनत की है, अब तुम रिच फैमिली में आ गई हो तो हमारे साथ ये सब कर रही हो। वान कहती है कि हार्डवर्क किया है वो भी आप लोगों ने। मुझे सुबह जल्दी उठने के लिए कहते थे, सैन फैमिली के लिए नाश्ता बनाने के बाद ही मैं स्कूल जा सकती थी। यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल और विला को बेचने के लिए फोर्स किया गया। जब मैं नहीं मानी तो मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, मुझे मारने के लिए। मिसेस सैन कहती कि बकवास मत करो तुम। वान कहती है कि चाहो तो घर की मेड से पूछ लो कि मैं बकवास कर रही हूँ या फिर सच कह रही हूँ।
मिस्टर सेन कहते हैं कि हाँ, हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए हम बात करते हैं ना। वान कहती है कि मैं बात करने नहीं बताने आई हूँ। मिस्टर सेन गुस्से में कहते हैं कि तुम फू फैमिली के पावर्स के दम पर हमें परेशान कर रही हो ना। वान कहती कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर सेन कहते हैं कि मैं इस बात को मीडिया तक ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम्हारी ये फू फैमिली कब तक रिच और पावरफुल रहती है। तभी चैन वहाँ आता है और कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि किस मीडिया चैनल में इतना दम है जो फू फैमिली के बारे में कुछ भी गलत लिख सके। मिस्टर सेन कहते हैं कि मैं इसका अंकल हूँ, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चैन कहता है कि आप अंकल थे, आज से नहीं होंगे। चैन उन्हें दो ऑप्शन देता है, या तो वो वान के साथ रिश्ता ख़त्म करके एग्रीमेंट पर साइन कर दे, या फिर चैन उनकी फैमिली को सिटी से बाहर फिकवा देगा। जो सुनकर मिस्टर सेन चुपचाप साइन कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मीन कहती कि अब हम क्या करेंगे। मिस्टर सेन कहते हैं कि अब हमारी हेल्प सिर्फ मिस्टर जियांग ही कर सकते हैं, जो कि लिली के ग्रैंडपा होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग लिली के ग्रैंडपा यानी कि मिस्टर जियांग से मिलने के लिए आते हैं और उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। लिली भी कहती कि ग्रैंडपा आप इनकी हेल्प कर दो, क्योंकि वो फू फैमिली के ग्रैंडपा के अच्छे फ्रेंड हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फू फैमिली का यंग मास्टर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। लेकिन लिली तो चैन के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए वो सैन फैमिली की हेल्प करना चाहती थी। मिस्टर सैन बताते हैं कि कोई कंपनी उनके साथ कॉपरेशन नहीं करेगी। बहुत बोलने के बाद मिस्टर जियांग हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग चैन के ग्रैंडपा से मिलने आते हैं और कहने लगते हैं कि मैंग फैमिली से तो कैसे भी बात की जा सकती है, लेकिन सैन फैमिली तो यंग लेडी की फैमिली है ना, उन्हें इस तरह से छोड़ देना ठीक नहीं है। ग्रैंडपा इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी चैन आके कहता है कि मेरी वाइफ के साथ जो हुआ मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं भी देखता हूँ कि अब कौन मेरी वाइफ को परेशान कर सकता है। नेक्स्ट सीन में लिली वान के पास आती है। वान कहती कि तुम यहाँ। लिली कहती कि मैं बचपन से चैन के साथ रही हूँ, मैं इस घर की सभी चीज़ों को तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। क्या मेरे आने से तुम्हें प्रॉब्लम है। वान कहती है कि लास्ट टाइम चैन ने तुम्हें जिस तरह से ट्रीट किया था, मुझे लगा था कि तुम गुस्सा होगी और कभी यहाँ नहीं आओगी। जो सुनकर लिली को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि तुम जैसी लड़की मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकती हो। तुम फू फैमिली में आ गई हो तो इतना बकवास कर रही हो। वान कहती है कि मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ कभी नहीं आ सकती, क्योंकि चैन कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लिली गुस्से में उसे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन वो चैन को आते देखकर वान का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि अगर चैन ने तुम्हें मुझे पुल में धक्का देते देख लिया तो क्या होगा। जो सुनकर वान लिली को पीछे करके खुद पुल में गिर जाती है। चैन उसे बचाने के लिए जाता है। लिली कहने लगती कि मैंने कुछ नहीं किया। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमने खुद देखा है, तुमने ही वान को धक्का दिया है। चैन उसे लेकर बाहर आता है। लिली कहने लगती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया है, ये खुद पुल में गिर गई थी। चैन उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वान भी कहने लगती है कि लिली सही कह रही है, मैं खुद ही गिर गई थी। चैन लिली को वान से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लिली को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके ग्रैंडपा भी लिली को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, तो लिली को वान से माफ़ी मांगना पड़ता है। चैन वान को लेकर चला जाता है। लिली अपने ग्रैंडपा से कहती है कि क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे भरोसा है, लेकिन ये सब फू फैमिली में उनके सामने हुआ है, तो हमें जो करना है वो बहुत ही केयरफुल होकर करना होगा। चैन की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक करने का सिर्फ एक ही एंटीडोट है। लिली कहती है कि क्या मतलब है आपका। मिस्टर जियांग कहते हैं कि टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में चैन वान को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। वान कहती है कि क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते, और सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में तो इसने मुझे सब करने के लिए फोर्स किया, और अब जब मैं खुद रेडी हूँ तो इतना अच्छा बन रहा है। तभी चैन को अजीब लगने लगता है। वान उसे चेक करती है। चैन फिर से चेंज होने वाला था। वान उसे किस करने लगती है। उसके बाद भी चैन गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। वान उसके गले में नीडल लगा देती है और चैन बेहोश हो जाता है। वान सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में मेरे ट्रीटमेंट से चैन ठीक हो रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है। वो चेन का हाथ चेक करके सोचती है कि इसकी बॉडी में पॉइजन कैसे आया। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन वान से पूछता है कि मेरी बॉडी में पॉइजन है क्या। वान बताती है कि उसे बचपन में किसी ने पॉइजन दिया है, तब से बारिश होने पर जब भी तुम गुस्सा होते हो ना, तो ये पॉइजन और भी ज़्यादा असर करने लगता है। वान को टेंशन थी कि वो कैसे चैन को ठीक करेगी। चैन कहता है कि तुम्हें टेंशन है क्या कि मेरी डेथ हो जाएगी। वान उसे हक करके कहती है कि ऐसा मत कहो। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे चाइनीज़ मेडिसिन की स्टडी इसलिए कराई ताकि एक दिन मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकूं। चैन कहता है कि परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। वान कहती है कि तो अब से गुस्सा कम करना, क्योंकि हम बारिश को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन गुस्से को तो कर सकते हैं ना। चैन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ की बात मानूंगा। वान कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और सोचती है कि लेकिन तुम्हें पॉइजन दिया किसने।
नेक्स्ट सीन में चैन वान को कुछ गिफ्ट देता है। वान कहती कि मुझे लगा कि ये ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए है। चैन कहता है कि उनके लिए भी ले लेंगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए है क्योंकि हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो चुका है। देन हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का। यहाँ पर मिस्टर फू सभी का पार्टी में वेलकम कर रहे होते हैं और सभी को अपने छोटे बेटे फू चुआन से मिलवा रहे होते हैं, जो कि अभी अभी अब्रॉड से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया था। ये देख के सभी उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि ग्रैंडपा ने अभी तक मिस्टर फू की सेकंड वाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया है और ग्रैंडपा ने अपना सब कुछ चैन को ही दिया है। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर फू उनसे बात करने जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। ग्रैंडपा सभी को वान से मिलवाते हैं। जब वान वहाँ पर आती है तो सभी उसे देख के हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो गाँव की लड़की है ना। पता नहीं चैन ने लिली को क्यों इग्नोर किया और इसे पसंद कर लिया। चैन वान के पास जाता है। लिली को तो ये देखकर गुस्सा आ रहा था। वो ग्रैंडपा के पास जाकर कहती है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। वो उनके लिए एक पेंटिंग लाई होती है। ग्रैंडपा को वो पेंटिंग काफी पसंद आती है। लिली वान से पूछती है कि वो ग्रैंडपा के लिए क्या गिफ्ट लाई है। वान कहती कि मैं ग्रैंडपा का फेवरेट गिफ्ट लाई हूँ। मैड आके बताती है कि उसकी लाई हुई कैसेट उसके हाथ से टूट गई है, लेकिन ये सब लिली ने किया था। उसने ही वो कैसेट तोड़ी थी। और फिर अब वो कहने लगती है कि क्या तुम ग्रैंडपा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लगता है तुम ब्यूटीफुल दिखने के लिए अपनी ड्रेस रेडी करने में ही बिजी रह गई होगी और ग्रैंडपा का बर्थडे गिफ्ट भूल गई। वान सोचती है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास एक और प्लान है। वो ग्रैंडपा से कहती है कि उन्हें क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है ना, इसीलिए वो उनके लिए क्लासिकल म्यूजिक पर डांस करेगी। वान डांस करना स्टार्ट करती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। डांस खत्म होने के बाद ग्रैंडपा खुद स्टेज पर जाते हैं और अपनी कंपनी के 20% शेयर वान को ट्रांसफर करते हैं। अब वो कंपनी की एक बिग शेयर होल्डर में से एक थी। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि चेयरमैन ने कैसे एक लड़की को कंपनी के इतने सारे शेयर दे दिए, भले ही वो यंग मास्टर की वाइफ हो। लिली भी सोच रही थी कि इस लड़की के पास बहुत से प्लान्स हैं लोगों को धोखा देने के लिए। मिस्टर फू भी ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो। पक्का इस लड़की ने आपको फोर्स किया है शेयर देने के लिए, यह इस चैन ने कहा होगा। वान कहती है कि आपको अपने खुद के बेटे से प्रॉब्लम है, आप बहुत ही अच्छे डैड है ना। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अभी मैं इतना भी ओल्ड नहीं हुआ हूँ कि लोग मुझे फोर्स कर सकते हैं। मिस्टर फू कहते कि मेरा मतलब था कि हमारी फैमिली के शेयर किसी बाहर की लड़की को देना ठीक नहीं है। वो सभी से इसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की वजह से कोई कुछ नहीं कहता है। चैन कहता है कि इस पार्टी में मैंने सबको इनवाइट किया है, आपको बाहर जाके पूछना चाहिए। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि वान को मैंने खुद पसंद किया है, मुझे उसे शेयर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो फू फैमिली की बहू है। और वो वान को ट्रांसफ़र एग्रीमेंट देते हैं। वान उन्हें लेने से मना करती है, लेकिन ग्रैंडपा और चैन के समझाने पर वो शेयर्स ले लेती है। नेक्स्ट सीन में वान चेंज करने रूम में आई थी, तभी लिली उसे रूम में लॉक कर देती है और उसकी ड्रेस लेकर वहां से चली जाती है। बाहर वो एक वेटर से कहती है कि चैन से कहना कि यंग लेडी सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम में उनका वेट कर रही है। वेटर चैन के पास जा रहा था, तभी वो चुआन से टकरा जाता है। चुआन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि दिखाई नहीं देता तुम्हें। वो वेटर कहने लगता है कि मैं मिस्टर चैन को ढूंढ रहा हूँ, यंग लेडी सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम में उनका वेट कर रही है। चुआन कहते कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं खुद बता दूंगा, और वो खुद रूम में चला जाता है। वहाँ पर लिली वान की ड्रेस पहन के खड़ी थी। चुआन लाइट्स ऑन करने वाला था, लेकिन लिली लाइट ऑन करने से मना कर देती है और वो दोनों साथ में रोमांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो वेटर चैन से कहते हैं कि क्या आपको सेकंड मास्टर ने नहीं बताया यंग लेडी आपका सेकंड फ्लोर पर वेट कर रही है। चैन ये सुन के जाने लगता है, तभी उसे वान की आवाज़ आती है। वो उस रूम में जाता है और डोर ओपन करता है। वान कहती है कि मेरी ड्रेस कहाँ चली गई। चैन समझ गया था कि ये सब प्लान किया गया था। वो कहता है कि कल तक का वेट करो। उसकी ड्रेस बांधने के लिए कहती है तो वो उसकी ड्रेस बांध देता है। देन वो जाने लगता है। वान उसे हक करती है और उसे थैंक्स बोलकर किस करती है। चैन उसे अपने क्लोज करके उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वान चैन को देख रही थी और उसके जागने पर सोने की एक्टिंग करने लगती है। चैन उसे टीस करने लगता है। वन शर्मा के रेडी होने चली जाती है। वन रेडी होकर बाहर आती है और लिली को ऊपर से आते देखती है और पूछती है कि तुम कल रात घर नहीं गई थी। लिली कहती है कि 7 साल से मैं चैन को प्यार करती हूँ, मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ सकती हूँ, मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ कल नाइट स्पेंड की है। वान कहती कि क्या बकवास कर रही हो। लिली कहती कि बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तभी चैन वहाँ आता है और कहता है कि कल मैंने नाइट स्पेंड की है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं।
लिली तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसने कल किसके साथ नाइट स्पेंड कर ली, जो सुनकर सभी नौकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसी लड़की है, ये तक नहीं पता कि किसके साथ सो गई थी। लिली उन पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। चुआन ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। वो सोचता है कि मतलब कल रात जिसके साथ वो सोया था वो लिली थी। चैन चुआन के पास आता है। चुआन उससे कहता है कि क्या हुआ भाई। चैन कहता है कि भाई कौन है तुम्हारा और कल तुम क्या करना चाहते थे। चुआन कहता है कि क्या किया है मैंने। चैन उसे पंच मारता है और उसकी पिटाई करने लगता है और कहता है कि शुक्र मनाओ कि कल वहां पर मेरी वाइफ नहीं थी, वरना जिंदा नहीं बच पाते तुम मुझसे। नेक्स्ट सीन में चैन वान से कहता है कि तुम क्या खाना चाहती हो, मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। वान कहती है कि तुम जो भी बनाओगे मुझे पसंद होगा। तभी मिस्टर फू और मिसेस फू चिल्लाते हुए आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि सुबह सुबह क्यों तमाशा करने आ गए हो। मिस्टर फू बताते हैं कि चैन ने चुआन का हाथ तोड़ दिया है। वान चैन से कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना था। मिसेस फू रो रो के कह रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है चैन ने मुझे अपनी फैमिली नहीं माना है, लेकिन चुआन तो तुम्हारा भाई है ना, तुम उसे कैसे मार सकते हो। ग्रैंडपा कहते कि तुम क्या चाहती हो। मिसेस फू कहती है कि चैन को चुआन से माफ़ी मांगनी होगी। चैन कहता है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम अपनी मोम से ऐसे बात नहीं कर सकते। चैन कहता है कि जब मेरी मोम की डेथ हुई थी तभी मेरे डैड भी मर गए थे मेरे लिए। तुम दोनों से ही मेरा कोई लेना देना नहीं है। वान भी चुआन से कहने लगती है कि गलती तुमने खुद की है और ब्लेम चैन को दे रहे हो। मिस्टर फू और मिसेस फू वान पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिसेस वू बेहोश होने की नौटंकी करने लगती हैं। वान कहती कि कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी इन्हें होश में ला सकती हूँ। और वो अपनी नीडल निकालती हैं, जो देख के मिसेस वू होश में आ जाती हैं। वान कहती कि अरे वाह, मैं तो मिरेकल डॉक्टर हूँ, बातों से ही मैंने इन्हें होश में ला दिया। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अजीब है, तुम हमारी जैसी रिच फैमिली में बहू कैसे बन सकती हो। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर रहने के लायक नहीं है या फिर तुम। वान कहती है कि क्या आपको पता है आपका बेटा रेपिस्ट है, जो सुनकर मिसेस फू कहती कि बकवास मत करो, मेरा बेटा ऐसा लड़का नहीं है। वान बताती है कि ये कल रात मेरे साथ सब कुछ करना चाहता था, इसीलिए चैन ने इसे मारा। मिसेस वो कहती कि ये सब झूठ है, जरूर तुमने ही मेरे बेटे को सीड्यूस किया है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ही इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती हो ना। ग्रैंडपा चुआन से पूछते हैं क्या जो कुछ भी वान ने कहा वो सब सच है। चुआन कहता है कि बिल्कुल नहीं, वान ने ही मुझे उस रूम में बुलाया था और मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की। चैन गुस्से में उसके पैर पर चाकू मार देता है। मिसेस वू कहती कि तुम पागल हो क्या। चैन कहता है कि अच्छा हुआ बच गया, वरना मर ही जाता, मेरी वाइफ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। मिस्टर फू फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि पार्टी के बाद मैंने उसे आज की छुट्टी दी है। मिस्टर फू एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन चैन किसी को भी कॉल करने से मना कर देता है। मिस्टर फू ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप बस देखते रहेंगे क्या। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, मेरी केयर नहीं करते, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। इतने में चुआन बेहोश हो जाता है। मिसेस वू खुद को थप्पड़ मारते हुए चैन से माफ़ी मांगती है, लेकिन चैन कुछ नहीं कहता। मिस्टर वू कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे डैड भी घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगे। चैन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आज से तुम मेरे डैड नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा बेटा। मिस्टर वू कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम। चैन कहता है कि बस आपसे मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ। देन वो वान को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वान और चैन पिक्चर्स क्लिक करवाने जा रहे थे। वान चैन को बार बार हस्बैंड हस्बैंड कह रही थी। दोनों रेडी होते हैं। चैन वेडिंग सूट के लिए कहता है तो वान कहती है कि मुझे लगा लड़कों को वेडिंग के लिए फ़ोटोज़ लेना पसंद नहीं है। चैन कहता है कि बात ये होती है कि आप किसके साथ सूट करा रहे हैं। देन वो दोनों वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। फर्स्ट ड्रेस में ही चैन को वान बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो कहता है कि और ट्राई करो। वान के जाने के बाद चैन असिस्टेंट से सभी को बाहर करने के लिए कहता है। असिस्टेंट सभी को वहाँ से बाहर करके खुद वहाँ पर खड़ा हो जाता है। चैन उसे देखने लगता है। असिस्टेंट ये देखकर खुद भी बाहर चला जाता है। वन ड्रेस चेंज करके आती है और चैन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। चैन उसके क्लोज आता है। वान कहती कि क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वो कहता है कि सब जा चुके हैं। वो वान को टेबल पर बिठा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई क्यों कुछ कहेगा। वान कहती है लेकिन यहाँ पर। चैन कहता है कि सब बाय कर लूँगा मैं। वो वान को लिपस्टिक लगाता है और कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी लगती हो। वान प्रीवियस लाइफ के बारे में याद करके सोचती है कि इस बार मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगी। वो चैन को किस करती है, चैन भी उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में चैन वान को लेकर बाहर आ रहा था, तभी उसे लिली देख लेती है। लिली के साथ उसकी फ्रेंड मिनी भी थी।
वो कहती है कि क्या ये लड़की प्रेसिडेंट की वाइफ है। लिली कहती है कि ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो रिच लड़कों को सिड्यूस करती रहती है। इसने फू फैमिली के फादर और सन के बीच में लड़ाई करवा दी है। इसके बदले चैन ने अपने डैड से रिलेशन ख़त्म कर दिया है। मिनी कहती कि कितनी बेकार लड़की है ना ये। लिली कहती है कि इसने मेरे ऊपर झूठा ब्लेम भी किया कि मैंने इसे पूल में धक्का दिया है। मिनी कहती कि तुम परेशान मत हो, मैं इससे बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट सीन में मिनी वान और चैन से मिलने आती हैं। वो उन दोनों को गेम खेलने के लिए कहती हैं। वान और चैन मान जाते हैं। सभी अपने कार्ड देखते हैं। एक लड़की मिनी को बता देती है कि वान के कार्ड में 2 हैं। मिनी जानबूझकर 6 और 2 नंबर चूज़ करती है ताकि एक लड़के और वान की किस हो जाए। चैन वान को रोक देता है और उस लड़के को गुस्से से देखने लगता है। वो लड़का कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। चैन कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं 5 मिलियन दूंगा। वो लड़का जाने लगता है, लेकिन मिनी उसे रुकने के लिए 10 मिलियन देने के लिए कहती है, तो वो रुक जाता है। लेकिन चैन 20 मिलियन में उसके कार्ड ले लेता है और वान को उसे किस करने के लिए कहता है। वान उसे किस करती है। ये देख के मिनी गुस्से में वॉशरूम चली जाती है। जब वो वापस आती है तो किसी गलत रूम में चली जाती है। उस रूम में कुछ आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मिनी उस लड़की की हेल्प करने के लिए उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वान आ जाती है और वो उन लड़कों से मिनी और उस लड़की को बचा लेती है। मिनी उसे देखकर खुश हो जाती है। इधर चैन सोच रहा था कि वान अभी तक आई नहीं, कहीं मिनी ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। वो देखने जाने लगता है। तभी मिनी वान के साथ अच्छे से बात करते हुए वापस आ रही थी। चैन कहता है कि तुम दोनों को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। दोनों कहती है कि लड़कियों की बातें तुम नहीं समझ पाओगे, एक्चुअल में वो अच्छी फ्रेंड्स बन गई होती हैं। नेक्स्ट डे वो तीनों शॉपिंग पर जाते हैं। वान के लिए चैन और मिनी दोनों कॉफ़ी लेकर आते हैं। मिनी कहती कि मेरी कॉफ़ी लो और चैन कहता है कि मेरी कॉफ़ी लो। वान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। चैन मिनी की कॉफ़ी खुद पी लेता है। ये देखकर मिनी गुस्सा होकर चली जाती है। चैन वान को अपनी कॉफ़ी देता है। कुछ दिनों के बाद मिनी एक होटल में जाती है, लेकिन उसे वेटर प्राइवेट रूम में जाने से मना करती है क्योंकि वो पहले से बुक हैं। मिनी पूछती है कि हमेशा तो मैं ही इस रूम को लेती हूँ, तो अब किसने ले लिया है। वेटर बताती है कि उसका नाम लिली है। मिनी कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है। वो डोर के पास जाती है तो उसे अंदर से आवाज़ आ रही थी। लिली मिन से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उस वान की वजह से हमारी फैमिली पर बात हुई है, मैं उसे मारना चाहती हूँ। लिली कहती कि उसे मारना आसान नहीं है, ये बहुत ही सफाई से करना होगा। इसके बाद सैन फैमिली वापस पहले जैसी हो सकती है और मैं भी चैन के साथ रह पाऊंगी। मिनी कहती कि मुझे नहीं पता था तुम इस तरह के इंसान हो। लिली कहती कि क्या कह रही हो तुम। मिनी कहती कि तुमने कहा था कि वान अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है। चैन उसे लाइक करता है। ये आम बात है कि मैं भी उसे लाइक करती हूँ क्योंकि वो सबसे अलग है, लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जो उसके हस्बैंड के पीछे पड़ी हो। लिली कहती है कि तुम्हें कौन सी मेडिसिन दी है उसने जो तुम उसकी साइड ले रही हो। मिनी कहती है कि मैं होश में ही हूँ, तुम पागल हो जो किसी के हस्बैंड के लिए उसे मारना चाहती हो। लिली कहती है कि अब तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो। मिनी कहती कि नहीं, लेकिन मैं वान को कुछ नहीं होने दूंगी। मिनी वहाँ से चली जाती है। मीन कहती है कि इसका भी कुछ करना पड़ेगा। देन मिनी वान को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हैं। मिनी वान से बात कर ही रही थी तभी एक कार मिनी को टक्कर मार देती है। वान जल्दी से उसके पास आने के लिए निकल जाती है। वान हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मिनी ठीक है, लेकिन अभी वो कोमा में है और कब तक उसे होश आएगा कुछ बता नहीं सकते। चैन वान से कहते कि परेशान मत हो, हम मिनी का ट्रीटमेंट बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। इधर लिली मिन पर गुस्सा कर रही थी, उसने मिनी को मारा क्यों नहीं, ये सब लिली ने ही करवाया था। वो मिन को बहुत डरा रही थी कि वो अगर कभी पकड़ी जाए तो कभी भी लिली का नाम किसी के सामने ना बताए। मिन कहती है कि मैं कभी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिन नर्स बन के मिनी को इंजेक्शन देने आती हैं। तभी वो वान की आवाज़ सुन लेती है और छुप जाती हैं। वान अंदर आके मेडिसिन का सामान देख लेती हैं, फिर वो बाहर चली जाती हैं। मिन बाहर आकर मिनी को इंजेक्ट करने वाली थी, तभी बॉडीगार्ड आके मिन को पकड़ लेते हैं। वान वहाँ आके कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिन कहती है कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार डालूंगी। वान कहती है कि ये तो मुझे कहना चाहिए। वो गार्ड से उसे ले जाने के लिए कहती है। चैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये नर्स नहीं है। वान बताती है कि कभी कोई नर्स अपना मेडिसिन कार्ड इस तरह छोड़ के नहीं जाती है। वान मिन को अपने पास कैद करके रखती है और उससे पूछती है कि वो मिनी को मारने क्यों आई थी।
मीन कहती कि मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। वान कहती कि सच बताओ वरना खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मीन कहती है कि उसे पता चल गया था कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। वो तुम्हें बताने आ रही थी। उसे चुप रखने के लिए उसे मारने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारी कज़न हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। हमारी फैमिली ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। वान कहती है कि चलो मैं बताती हूँ कि तुमने मेरे लिए मेरे साथ क्या क्या किया है। वो उसे याद दिलाती है कि जब मैं 13 साल की थी तब तुमने मेरे पैर के ऊपर चाकू गिरा दिया था। जब 15 की थी तो क्लास में सबसे होशियार थी, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए लड़के भेज दिए। जब मैं 16 की थी तब जिस लड़के को तुम पसंद करती थी उसने मुझे प्रपोज कर दिया। इसीलिए तुमने 3 दिन के लिए मुझे रूम में बंद कर दिया था। मिन वान से माफ़ी मांगने लगती है। वान कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मीन कहती कि मुझे पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। तभी चैन वहाँ पर आता है और कहता है कि आज के बाद इस सिटी में कोई सैन फैमिली नहीं होगी। वो मिन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। चैन काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वान उसे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो अभी अभी ठीक होने लगा है। नेक्स्ट सीन में वान अकेले में ये सोच रही थी कि मेरी ही फैमिली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी चैन वहाँ आता है। वो वान को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो उसे फ्लावर्स भी देता है और इसके बाद उसे प्रपोज करता है। वान भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। चैन उसे रिंग पहना कर हक करता है। तभी असिस्टेंट उनके पास आता है और बताता है कि ये मिन का फ़ोन है, उसे लिली का कॉल आ रहा था। वान कहती है कि मिन लिली को कैसे जानती है। चैन कहता है कि शायद इस सब के पीछे लिली का हाथ है। वान कहती कि मुझे उससे बात करनी होगी। चैन कहता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो असिस्टेंट से कहता है कि सिटी से गायब होने वाली सेकंड फैमिली जियांग फैमिली होनी चाहिए। जियांग फैमिली के साथ सभी प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो। नेक्स्ट डे मिस्टर सैन वान को कॉल करके बताते हैं कि वो सिटी से जा रहे हैं। वान कहती है कि तो जल्दी जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो। मिस्टर सैन उसे लास्ट बार मिलने के लिए कहते हैं। वान मिलने से मना कर देती हैं। मिस्टर सैन कहते हैं कि मैं चैन के पॉइजन के बारे में जानता हूँ। जो सुनकर वान कहती है कि आपको कैसे पता है इस बारे में। देन वो मिस्टर सैन से मिलने चली जाती हैं और पूछती कि उन्हें ये सब कैसे पता और चैन को पॉइजन किसने दिया है। मिस्टर सैन कहते कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस सुना था। जो सुनकर वान वहाँ से जाने लगती है तभी वो बेहोश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैन उसे एक जगह पर लाते हैं जहाँ बहुत सारे लड़के थे। वो उनके लीडर से कहते हैं कि वीडियो बनाना मत भूलना, उससे ही हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तभी वान जाग जाती हैं और कहती कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता था तुमने यही किया था। मिस्टर सैन कहते हैं कि पता था तो क्या करूँ, यहाँ पर इतने सारे आदमी हैं, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। वान अपने बॉडीगार्ड को बुला लेती है और कहती है कि तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो क्या। मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पीछे भी कोई है। तभी वहाँ पर लिली आती है। वो भी वान को ही मारना चाहती है। यहाँ पर चैन अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जल्दी पता करो कि वान कहाँ पर है। वो कॉल करके और ज़्यादा बॉडीगार्ड बुला लेता है। इधर लिली ने वान को ऊपर बांध दिया था। वो कहती है कि आज तो तुम नहीं बच पाओगे। वान कहती है कि चैन मुझे बचाने जरूर आएगा। लिली कहती है कि वो खुद को तक बचा नहीं सकता, तुम्हें क्या बचाएगा। वो वान से पूछती है कि क्या उसे पता है कि चैन को क्या बीमारी है। ये सब कुछ लिली को उसके ग्रैंडपा ने बताया है। लिली कहती है कि चैन को पॉइजन जियांग फैमिली ने ही दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चैन उनसे आगे ना निकल जाए। लिली को उसके ग्रैंडपा ने एक लॉकेट दिया था जो चैन की बीमारी का एंटीडोट था। लिली कहती है कि देखते हैं कि वो तुम्हें बचाता है या खुद को। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। वो लिली को उसे छोड़ने के लिए कहता है। लिली चैन से कहती है कि मुझसे शादी कर लो और वान को ले जाओ, लेकिन चैन उससे शादी करने से साफ मना कर देता है। लिली कहती है कि बस मुझे थोड़ा ही टाइम लगेगा इसे मारने में। वान चैन को खुद पर कंट्रोल करने के लिए कहती है ताकि वो गुस्सा ना हो। लिली अपने बॉडीगार्ड से चैन को मारने के लिए कहती है। वो लोग चैन को मारने लगते हैं। वान उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन चैन उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये देख के वान खुद ऊपर से अपने हाथ खोल लेती है और गिरने वाली थी। ये देखकर चैन अपना कंट्रोल खो देता है और उसमें काफ़ी पावर्स आ जाती हैं। वो वान को गिरने से बचा लेता है। गुस्से की वजह से वो फिर से चेंज हो गया था और वो सभी को मारने लगता है। लिली उसे बताती है कि मेरे पास एंटीडोट है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे। चैन उसका गला पकड़ लेता है और फेंक देता है। देन बाद में मिस्टर सैन का गला पकड़ लेता है। वान उसे शांत करने के लिए उसे हक कर लेती है। चैन शांत होने के बाद रोने लगता है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ कर दिया तो। वान रोते हुए कहती हैं कि प्रीवियस लाइफ में
उसने चैन का साथ नहीं दिया था, उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, लेकिन इस बार वो उसे नहीं छोड़ सकती, वो उसके साथ ही रहेगी। चैन के मुंह से ब्लड आने लगा था और वो बेहोश हो जाता है। वन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर उसे एंटीडोट की याद आती है। वो लिली के पास जाती है। वो एंटीडोट टूट चुका था। लिली हंसते हुए कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, मैंने तुम दोनों को भी साथ नहीं रहने दिया। वन वापस चैन के पास आती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी चैन उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि मेरा एंटीडोट तो तुम हो। वान कहती है कि तुम्हें बस अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश थे। कुछ दिनों बाद उन दोनों का वेडिंग डे दिखाया जाता है। वन काफ़ी सुंदर लग रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। वो चैन से स्नो में चलने के लिए कहती हैं, जो सुन के चैन अपनी पावर का यूज़ करता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो दोनों गायब कैसे हो गए। वो दोनों बाहर आ चुके थे जहाँ पर स्नो गिर रही थी। वान बताती है कि चैन अब ठीक हो चुका है उसके ट्रीटमेंट करने से, लेकिन चैन के अंदर कुछ पावर्स अच्छे के लिए हैं जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।